हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन किस तरीके से बनाए जाते हैं या एंटीटॉक्सिन्स का बेसिक जो भी मेथड है वो आज हम डिस्कस करें। अच्छा, इसमें कई बच्चे ये कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्लासेस ली जाएं हमेशा, लेकिन कभी कभी रिटन मैटर बहुत ज्यादा होता है तो वो जो है पीपीटी के लिए कंफर्टेबल होता है। लेकिन वैसे आपको मैक्सिमम मैटर आपका जो है व्हाइट बोर्ड पे ही मिलेगा, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, तो हम फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं एंटीटॉक्सिन्स को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम टॉक्सिन्स के बारे में जानने से पहले हम एंटीटॉक्सिन के बारे में जानने से पहले हम टॉक्सिन्स के बारे में जान लें। ठीक है, तो कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जब वो किसी सबस्ट्रेट पे ग्रो करता है तो या किसी मैन या किसी एनिमल या किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रो करता है तो वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से वो पैथोजेनिसिटी शो करता है। यानी कि ऐसे केमिकल वो रिलीज करता है जिसकी वजह से हमें डिजीज होती है। ठीक है, अब ये केमिकल दो तरीके के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन क्या होता है? देखिए, एक्सो मतलब होता है एग्जिट, यानी कि बाहर की तरफ। एक्सो मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट वर्ड से बना है, और एग्जिट मतलब होता है बाहर। यानी ऐसे टॉक्सिन जो कि बाहर की तरफ डिफ्यूज आउट किए जाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल से, या तो ब्लड के अंदर या मीडियम में। यानी कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में है तो वो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, या अगर वो किसी मीडियम पे ग्रो हो रहा है तो मीडियम में वो रिलीज करेगा, यानी अपनी बॉडी से बाहर करेगा। ठीक है, तो वो चीज हो जाती है एक्सोटॉक्सिन। कुछ होते हैं एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिन्हें बाहर डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। यानी कि वो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर डिफ्यूज नहीं करती, बल्कि उनको अंदर अपने सेल के अंदर रिटेन रखती है। ठीक है, और ये एंडोटॉक्सिन्स तभी रिलीज होते हैं या तभी रिलीज किए जा सकते हैं जब सेल को डिसइंटीग्रेट किया जाए या सेल को जो है बाहर मतलब कि सेल को डिसरप्ट किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया टॉक्सिन्स के बारे में। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं, इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में ऐसे सब्सटेंस अगर हम बना लें जो कि इनके अगेंस्ट में काम करेंगे तो वो एंटीटॉक्सिन है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटीटॉक्सिन्स आर द सब्सटेंस कंटेनिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लड which especially neutralize the toxins produced by particular microorganism। यानी कि ये जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं ये एंटीबॉडीज होते हैं जो कि टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये बनते हैं। ठीक है, तो एंटीटॉक्सिन्स क्या है? एक तरीके का एंटीबॉडी प्रोडक्शन है जो कि टॉक्सिन्स के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी बनाती है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखना चाहें तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, टिटनस एंटीटॉक्सिन, ये बहुत वेल नोन एग्जाम्पल हैं जो कि एंटीटॉक्सिन्स में खास तौर से पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मैं डिप्थीरिया टॉक्सिन्स को कैसे अपन बनाते हैं, एंटीटॉक्सिन को अपन कैसे बनाते हैं। इस एग्जाम्पल से आप, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आप उसकी बेसिक जो स्टेप्स हैं वो आप समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं डिप्थीरिया के बारे में। ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है, और एक्सोटॉक्सिन यानी कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं एक्सोटॉक्सिन। यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पर जो है अधिक अलग तरह का इन्फ्लेमेशन रिएक्शन दिखेगी बॉडी में, फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, थोड़ा गला खराब रहता है। ठीक है, और कई बार ये अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है तो मायोकार्डियल डैमेज के चांसेस भी रहते हैं। अब इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। जो एंटीटॉक्सिन्स हैं, यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी एंटीटॉक्सिन्स, हम किसी भी तरीके का एंटीटॉक्सिन या किसी भी डिजीज के लिए जो एंटीटॉक्सिन है वो जब हम डालते हैं हमारी बॉडी में, तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन या कोई भी एंटीटॉक्सिन जब डालेंगे तो वो एक तरीके की पैसिव इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? अगर इम्यूनिटी वाले लेक्चर को आपने ढंग से सुना हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी।
पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी में हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज को लेते हैं, और एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर जो है वो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, तो ये जो डिप्थीरिया या एंटीटॉक्सिन या किसी भी तरीके का एंटीटॉक्सिन है, वो किस तरीके का सोर्स है? आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन का एक सोर्स है। ठीक है, नाउ अब इसकी हम स्टेजेस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले है कल्चरिंग ऑफ स्ट्रेन, यानी कि हम जो प्योर डिप्थीरिया बैक्टीरिया है उसको हम आइसोलेट करेंगे। अब ये हम जो प्योर बैक्टीरिया है उसको हम कहीं से भी आइसोलेट कर सकते हैं, जो पेशेंट है उससे भी ले सकते हैं, या अगर लैब में अवेलेबल है तो उससे भी ले सकते हैं, और उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तक, करीबन 4 से 7 दिन तक। कुछ बैक्टीरिया में इसका ड्यूरेशन ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद 0.5% फिनॉल ऐड किया जाता है, जिससे जो टॉक्सिन है वो रिसीव किया जाता है, और जो है उस पूरे कल्चर को हम बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टरेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें एंटीबॉडीज जनरेट करने हैं। एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए हम हमारी बॉडी में डालने से पहले हमारी बॉडी में हम सीधे एंटीबॉडीज ही डालेंगे, तो वो एंटीबॉडीज के लिए हम एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए हम कुछ एनिमल्स की हेल्प लेते हैं। यानी ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये टॉक्सिन्स हम पर्टिकुलर एनिमल्स में डाल के एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे, और ये एंटीबॉडीज ही हम हमारी बॉडी में डालेंगे। तो जैसे हॉर्स है, इसके लिए जनरली जो प्रेफर्ड है जो है हॉर्सेस है, या वो हॉर्सेस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो ज्यादा लिया जाता है, या ब्लड जो विड्रॉ किया जाता है एनिमल की बॉडी से वो ज्यादा किया जाता है। तो हॉर्स की बॉडी लार्ज है तो हमें लार्ज वॉल्यूम में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कई जगह आप गोट्स क्वालिटी या स्पीसीज जो बड़ी बड़ी होती है उनको भी प्रेफर कर लिया जाता है। क्यों गोट्स को प्रेफर क्यों किया जाता है? कि कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें इंडिविजुअल जो है, यानी कि कोई पर्सन जो है उसे हॉर्स प्रोटीन से सेंसिटिविटी शो हुई है, तो वहां पर हम इसको गोट्स के अंदर भी कल्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड एनिमल है उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट कि जैसे ग्रुप ऑफ बहुत सारे हॉर्सेस हैं या बहुत सारे गोट्स हैं, उनमें से आपने 5-6 जो हेल्दी हॉर्सेस हैं या 5-6 जो हेल्दी गोट्स हैं उनको ग्रुप कर लिया, और उनको भी अलग करके उनको भी 7 दिन के लिए एग्जामिनेशन के लिए रखा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि भाई आपने जो सिलेक्टेड एनिमल्स हैं उनको सेलेक्ट किया और फिर उनको अलग कर लिया, और उनमें देखा कि भाई उनमें कोई और डिजीज तो नहीं थी, कोई और इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं थी। तो उनके अंदर जो इन्फेक्शियस डिजीज, जो एनिमल्स इस तरीके के जो एनिमल्स हैं उनमें ज्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो होती है ग्लैंडर। ग्लैंडर एक कंटाजियस इन्फेक्शन है जो कि आपको हॉर्स, डंकी और कई बार इवन ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिली है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है स्यूडोमोनास मेलाई। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि अलग करके कि कहीं उस एनिमल में वो दिक्कत तो नहीं आ रही है, उससे अगर वो दिक्कत आएगी तो हमें फिर हॉर्स को सेपरेट करना पड़ेगा, वो हॉर्स हम अलग कर देंगे। नाउ अब हम करेंगे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब कि अब उस हॉर्स में जो हमने जो टॉक्सोइड यानी कि जो टॉक्सिन्स जो हैं जो अभी सेपरेट किए थे डिप्थीरियल कल्चर के थ्रू, ठीक है, वो 0.5% फिनॉल डाल के वो जो एक्सोटॉक्सिन है वो हम इसके हॉर्स के इंट्रामस्कुलरली एंटर करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम 5 ml टॉक्सोइड, डिप्थीरियल टॉक्सोइड या डिप्थीरियल टॉक्सिन को इंजेक्ट करते हैं ताकि उसका हम इम्यून रिस्पॉन्स देख सके। फिर 2 दिन बाद ये डोज हम बढ़ा देते हैं, 5 से हम कर देते हैं 10 ml पे, 5 से 10 ml बढ़ाते हैं, और हर दूसरे दिन ये डोज हम बढ़ाते चलते हैं। जैसे पहले दिन हमने 5 ml किया, 2 दिन बाद 10 ml, फिर 2 दिन बाद हम 20 ml, और ऐसे करते करते हम उसे करीबन 600 ml तक डोज देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी बॉडी में जो एंटीटॉक्सिन्स हैं यानी कि जो एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं उनका लेवल सेटिस्फैक्टरी लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब हम इसको पूरा टाइटर करते हैं यानी कि पूरा एनालिसिस करते हैं, ब्लड सैंपल को देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, 10 डेज के बाद ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और टेस्टेड किया जाता है कि भाई उसके अंदर कितना
एंटीटॉक्सिन जनरेट हुआ है, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है उसके ब्लड का, ठीक है। और जनरली ये किया जाता है कि 8 लीटर ब्लड कलेक्ट किया जाता है 8 दिन के ड्यूरेशन में, और ये 3 बार में निकाला जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम 8 लीटर एक साथ उसके बॉडी से निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ये गलत है, ठीक है। हम 8 दिन में धीरे धीरे 3 बार से ज्यादा बार भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं 3 टाइम्स, ठीक है। तो उससे ज्यादा बार भी निकाला जा सकता है। और ये मेनली इसमें एसेप्टिकली टेक्निक्स यूज की जाती है और जुगुलर वेन से निकाला जाता है, ठीक है। और जिस बॉटल में ये कलेक्ट किया जाता है उस बॉटल में हम खास तौर से एंटीकोएगुलेंट जरूर रखते हैं ताकि ब्लड कोएगुलेट ना हो, ठीक है। अब हमने 10 डेज में ब्लड निकाल लिया, तो हमें अब उसमें हम एनालिसिस कर लेंगे कि कितना इसमें एंटीटॉक्सिन जनरेट हुआ है। अब आपने ब्लड इतना निकाला है तो भाई उस बेचारे घोड़े को रेस्टिंग पीरियड तो देंगे, ठीक है। तो कलेक्शन के बाद ब्लड को, जो हमने कलेक्ट कर लिया है ब्लड को, अब उसके बाद उस हॉर्स को हम 10 दिन का रेस्टिंग पीरियड देंगे कि भैया तू अब बैठ आराम कर, ठीक है। लेकिन इस बीच में हम उसकी बॉडी में डिप्थीरिया टॉक्सॉइड या जो टॉक्सिन है वो इंजेक्ट कर देंगे ताकि वो अपने ब्लड को भी रिकवर करता रहे और साथ में एंटीबॉडीज भी बनाता रहे हमारे लिए, ठीक है। और फिर वही रेस्टिंग पीरियड के बाद फिर वही हमें ब्लड कलेक्ट करना है, और जो है इस प्रोसेस को वही हमें करना है कि हम उसमें एंटीटॉक्सिन का लेवल देखेंगे कि सेटिस्फैक्टरी लेवल तक आया है नहीं आया है। और यहाँ पर हम जब वो लेवल आ जाएगा तो हम जो है उसको विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करने का तरीका वही है कि हम जो है 8 दिन में 3 बार के ड्यूरेशन में इसमें ब्लड कलेक्ट करते हैं। अब इस ब्लड को जो कलेक्ट किया जाता है उसको हम थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि हमारे पास जो है उसमें कोई कंटामिनेशन जनरेट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उस ब्लड में से हम सीरम को सेपरेट आउट करेंगे, और सीरम को सेपरेट आउट करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड को भी यूज करेंगे, और फिर फाइनली उसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो प्यूरिफिकेशन, अब जो हमारा सीरम है, सीरम में क्या होता है कि उस सीरम को जो हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं, उस सीरम में कुछ हॉर्स के प्रोटीन्स भी मिले हुए रहते हैं, जैसे एल्बुमिन है। भाई प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स तो है ही, कल ही हमने ब्लड प्लाज्मा प्रोडक्ट और ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स और प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट पढ़ा है। तो यहाँ पर जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन है, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें सेपरेट जरूर करना है क्योंकि ये जो हॉर्स के प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी में एक तरीके का एनाफाइलेक्टिक शॉक और सीरम सिकनेस यानी कि जो है एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हमें फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू हम उनको सेपरेट आउट करते हैं, और इसके लिए हम अमोनियम सल्फेट और पेप्सिन जो एंजाइम है उसको हम यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है अब हमारे पास इस पूरे मेथड से, यानी कि ये जो हमारे पास इस प्यूरिफिकेशन मेथड में ब्लड का हॉर्स के सारे प्रोटीन सेपरेट आउट हो चुके हैं, सीरम के अंदर जो हमें एंटीबॉडीज चाहिए वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं यानी जो एंटीटॉक्सिन है वो हमारे पास प्योरली मिल गए हैं। अगर हम इसका यूजेस देखना चाहें तो यूजेस जो है हमने कहा एक पैसिव इम्यूनाइजेशन की डोज है। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब कि सीधे हम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, तो हम एक प्रोफाइलेक्टिक डोज की तरह काम करती है, और इसे हम या तो इंट्रामस्कुलरली या हम सबक्यूटेनियसली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगा कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो नोट्स हैं वो मैं अपलोड करती जा रही हूँ, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज हैं कि जो है उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है आई विल प्रोवाइड इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो प्लीज देखते रहिए, कीप वॉचिंग, हैव फेथ और सेफ रहिए। थैंक यू।